एग्जांपल नहीं करा था ना ये वाला। बताओ टोटल जीआई कितने आएंगे? पहले तो जीआई आएगा कि इसमें या नहीं आएगा, तो ये बताओ। आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। कितने कितने आएंगे? यहाँ पर आपको केसेस बनाने होते हैं। अगर आपने पीएनसी अगर पढ़ी हो, केसेस बना के जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, कुछ वैसा ही है, सिमिलर है। तो यहाँ पर आप केस बनाओगे कि क्या मिथाइल ग्रुप लगा रखेंगे, कितने मिथाइल लगा रखेंगे इसे? 3। तो ऐसा एक केस बन सकता है कि तीनों मिथाइल क्या है, टॉप पोजीशन पे है। अब तीनों, एक तो वो हो जाएगा। एक ऐसा मान लो 2 मिथाइल अप है, 1 डाउन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 ही केस बन पाएंगे यहाँ पे। क्यों? ऑल अप जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वही वाला जो है, ऑल अप। 2 अप 1 डाउन, दिमाग में आना चाहिए सर ये ना, 1 अप वाला, 1 अप 2 डाउन, ये अलग हो गया, नहीं हुआ, सेम है। बताओ ये जो कंपाउंड है इसको ऐसे सोचो, यूं अगर आपने ऐसे कर दिया, 2 मिथाइल जो आप दिख रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? डाउन। मिथाइल जो नीचे दिख रहे हैं कहाँ गया ये? अब तो रिपीट नहीं करना, काउंटिंग डिफरेंट कंपाउंड्स की होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। रिपीट वाला गलत हो जाएगा, गलत काउंट कर लिया। समझ गए क्या? 2 अप 1 डाउन या 2 डाउन 1 अप, दोनों क्या होंगे? सेम। और 3 डाउन, 3 डाउन सेम हो जाएगा किससे? ऑल अप से 3 डाउन कॉमन हो गया, वो सेम ही है। तो यही बन सकते हैं इसके अंदर केसेस। कितने आ गए? 2 आ जाएंगे बस। समझ गए? 2 आ जाएंगे। ऐसे ही करो। सोचो इसमें जी, नहीं 3D है, इसके 3 है, रेक्टेंगल होता है, एक में थोड़ी हो। कितने आएंगे? कितने स्टूडेंट्स आ गया? और 2 1 0 4 4 है। क्या केसेस? ऑल अप तो एक ही होता है, जो ड्रॉ कर रखा वही है। नेक्स्ट 3 अप 1 डाउन, कितने? एक ही आएगा, कोई सा भी एक मिथाइल जो नीचे बना दो उसको, एक ही हो सकता है। नेक्स्ट 2 अप 2 डाउन, इसमें 2 बनेंगे। कैसे 2? एक तो ये पास वाले दोनों डाउन कर देना, एक तो ये, या फिर बल्कि यहाँ पे एंड लिखना चाहिए, डायगोनल वाले जो है 2 डाउन 2 अप। समझ गए? कितना नहीं? 4 है। और भी कुछ बचेगा? और कुछ नहीं है, बाकी रिपीट होने वाला है। 4 आ जाएंगे। समझ गए?
कितने? हो भी सकता है क्या इसमें? हो सकता है क्या इसमें? नहीं होगा। यहां से नहीं हो जाएगा। बाइफिनाइल में मैंने मना कराया था, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाइफिनाइल से नहीं आएगा। इससे आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? लोन पे सेम हो गया, तो यहाँ से आएगा, यहाँ तो एक एटम में कुछ होगा ही नहीं। यहाँ ये तो इससे थोड़ी आता है, तो यहाँ से तो आ सकता है ना डबल बॉन्ड। एल्कीन वाला जो केस था, ये दो H जो है यहाँ पे दोनों सेम साइड हो सकते हैं, क्या बन जाएगा? सिस, और अपोजिट साइड हो गया तो क्या बनेगा? ट्रांस। यहाँ से आ जाएगा बस, इसी का सिस, इसका ट्रांस, कितने हो गए? दो आ जाएंगे। बताओ बेटा। हाँ, तुमसे आगे जो है अल्ताफ के पास में जो बैठे हैं, हाँ क्या होगा इसमें? क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। क्या है या नहीं इसमें? ये कुछ तो होगा ना? क्या है? नहीं है जी, है क्योंकि इवन नंबर ऑफ 5 जी है नहीं? है या नहीं? कितने कितने हैं? एकदम अलग अलग है सारे, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। एक एच यहाँ पर होगा, ड्रॉ नहीं करते हम, मैं नहीं करता स्पेशली, वो अंडरस्टूड है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार सेटिस्फाई करनी होती है आपको। नहीं लिखा मतलब तो भी वहाँ पे एच एटम हो जाएगा, मतलब नहीं लिखा ना यहाँ पे एच एटम, नहीं लिखा यहाँ पे एच एटम। ये क्या बता दिया मैंने? एच एच अपोजिट साइड होगा, क्या ये ट्रांस है? तो ऐसा केस बना सकते हैं हम यहाँ पे, इधर से तो जाएगा, टू अप है, तो इन दो चीजें हैं, देखो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये भी सिस, ये ट्रांस, ये वाला भी ट्रांस, और ये ट्रांस, ये सिस। कितने लेंगे? 4 नहीं, कॉमन है, एक ही है कॉमन बस। कौन सा कॉमन है? तो ये सिस ट्रांस कर दो, चाहे चाहे ट्रांस सिस कर दो, सेम आएगा। क्यों? सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही राइट हैंड साइड में एकदम सेम टू सेम। एटम भी सेम है, वही लगा रखे हैं ClH, कार्बन वही है, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सेम आ जाएंगे, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, मना करा है। ये दोनों तो सेम है, तो सेम हो गए तो कितने हैं? 1 तो काउंट करना ही है इसका, 1 ये 1 कितने आ गए? 3 आ जाएंगे टोटल। दो ही तो सकते हैं, डबल बॉन्ड का अमाउंट यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड का अमाउंट यहाँ हो जाएगा। हो सकता है ये सिस हो जाए एक बार ये ट्रांस हो जाए, ऐसे ही एक बार सिस हो जाए, एक बार ये ट्रांस हो जाए, तो ये सारे कॉम्बिनेशन ये वाले बनेंगे। इनमें से ये वाला कॉम्बिनेशन और ये तो सेम है, अकाउंट सिमेट्रिकल है, तो एक 1 काउंट होगा ये। समझ गए सभी?
नेक्स्ट करेंगे कितने यार भूल गया कितना देंगे पता नहीं भूल हैं? गया पढ़ा था चार है कि चार आता ही कहाँ यहाँ पे जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है इधर तो CLH बना रखा है यहाँ COH कर रखा है सिमेट्रिकल थोड़ी ना है कौन सा कॉम्बिनेशन है ऊपर लिखे हुए देखो सारे चारों गूगल पे सर्च कर सिस ट्रांस ट्रांस सिस 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 ट्रांस ट्रांस ये आ जाएंगे चारों आइसोमेरिज्म का टाइम है इसमें दो आ जाएंगे क्यों ये कौन सा है एल्काइन एल्काइन में नहीं होता एल्काइन में दो ग्रुप आएंगे ही नहीं वो गए कैसे हो ही नहीं सकता एल्काइन के अंदर तो फिर कहाँ पर होगा इधर तो हो जाएगा ना CL सेम साइड पे क्या है बना रखा है ये सिस CL इसको यहाँ पे नीचे बना दो क्या बन जाएगा ट्रांस कितने आ जाएंगे इसके अंदर दो आ जाएंगे इसमें बस खत्म दो है ठीक है तो इतना रखते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ GI फर्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी बताओ क्या जानते हो सिस ट्रांस ज्यादा स्टेबल क्या होता है जनरली ट्रांस क्यों होता है ज्यादा स्टेबल वो समझ लो क्यों होता है C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H ये कौन सा है सिस इसमें देखो क्या होने वाला है ये जो CH3 है ये ऐसे निकल रहे होंगे इस तरह से निकल रहे हैं CH इधर भी निकल रहा है CH इनके बीच में यहाँ क्या बना होगा रिपल्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है CH3 का ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपस में इससे होगा रिपल्शन रिपल्शन होना अच्छी बात होती है स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही खराब बात है स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी यहाँ पे तो ट्रांस वाले देखो ट्रांस में एकदम अपोजिट हो जाएंगे अगर अपोजिट हो गए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी डिस्टेंस आ रहा है बीच में तो ये कंपैरेटिवली काफी सही है ट्रांस वाला स्टेबिलिटी वाइज दूर होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन दूर ही है यहाँ पे दूर ही चाहिए होते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल आता है ठीक है ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है क्या नॉट ऑलवेज ट्रू एक्सेप्शन में आपको लिखा रखा ऑलरेडी कहाँ पर लिखा था साइक्लोएल्कीन्स में लिखवाया था 8 वाला जो लिखवाया था साइक्लोऑक्टेन से शुरू होता है जी ट्रांस में आया था उसका धंधा से बन रहा था वो टेढ़ा मेढ़ा सा वो वाला ट्रांस स्टेबल नहीं होता है दैट ट्रांस इज अनस्टेबल कंपेयर्ड टू सिस पर जनरली यही होता है जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल नीचे नोट लिख सकते हैं इसके अंदर करा नहीं ना जनरली जनरली
stable than cis. Due to steric repulsions, in cis, steric जो वर्ड है मैंने पहले बताया था किसके यूज करते हैं, ये साइज ऑफ ग्रुप्स की वजह से यूज करते हैं। साइज ऑफ ग्रुप से होने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज होने वाला है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पे ये इंटरफेयर कर रहे होंगे, इनकी वजह से क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी इससे, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं होता सिस वाला, ट्रांस इज मोर स्टेबल जनरली, ये तो होगी स्टेबिलिटी की चीज। नेक्स्ट सेकंड, डायपोल मूवमेंट। समझो डायपोल मूवमेंट का एकदम बेसिक मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो एटम है अटैच्ड, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट्स साइड। क्या मतलब ये, तो ये दो एटम जो है इनकी कुछ ईएन वैल्यू होती है, ईएन वैल्यू आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट टेबल के अंदर। कुछ होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे हाईएस्ट वाला होता है पूरे टेबल के अंदर फ्लोरीन होता है F, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है, अपने पास खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन वो। तो ये बॉन्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये बॉन्ड ये वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बी एटम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो बी पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। प्रॉपर नेगेटिव नहीं आता, पार्शियल नेगेटिव आता है, डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं। ये बेसिक बता रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। डेल्टा नेगेटिव हो गया बी के ऊपर, ए पे क्या आ जाएगा, ए के इलेक्ट्रॉन छिन गए, डेल्टा पॉजिटिव। ड्यू टू दिस जनरेशन ऑफ पार्शियल चार्जेस, हमने एक वेक्टर क्वांटिटी बना रखी है डायपोल मोमेंट, वो हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ये होती है, ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया C डबल बॉन्ड C Cl Cl H H, इस तरह से बना दिया मैंने। बताओ कौन सा बनाया, सिस के ट्रांस Cl या कार्बन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, Cl, तो टुवर्ड्स Cl ऐसे दिखा दूंगा, Cl टुवर्ड्स Cl ऐसे दिखा दूंगा। क्या हो गया दोनों ही कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, न्यू लिखते हैं 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका तो कैंसिल आउट हो ही गया, और जो यहाँ पर होगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। कार्बन या H, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे आएगा, तो ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे, ये भी क्या हो गई, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0। किसका ये, ट्रांस का। तो क्या हमेशा 0 आता है ट्रांस का, हमेशा 0 नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे लगा देता D या दूसरा आइटम लगा दूँ कुछ, 0 नहीं आएगा। पर कंपेयर टू सिस, ये है सिस, इसमें बताओ ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, पूरे कंप्लीट भी नहीं होंगे, डायरेक्शन क्या आ रही होगी, अप साइड आ रहा होगा ये। तो अगर 0 नहीं होता ज्यादा होगा, फिर जनरली क्या होता है, डायपोल मोमेंट ज्यादा किधर आएगा, सिस के अंदर जनरली डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है ट्रांस से। नोट बना के लिख देंगे इसको। देखो जनरली dipole moment of
dipole moment of cis is more than trans. More than trans. Next, this is related एक और चीज, boiling point. बताओ boiling point ज़्यादा किसका होगा? एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो पता नहीं क्यों हो जाता है, हर साल ऐसे ही हो जाता है, ये पता नहीं क्यों होता है ये। स्टूडेंट सोचते हैं ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ट्रांस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। गलत, बिल्कुल गलत। कंपाउंड की स्टेबिलिटी का उसके बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या चीज चेक करते हैं? दो पार्टिकल जो हैं अलग अलग मॉलिक्यूल जो है, दो सैंपल लेते हैं, सैंपल में दो बहुत सारे होते हैं पेयर, उनके बीच में इंटरेक्शन कौन सा वाला है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो चेक करा जाता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं ये चेक नहीं करते हैं, क्या चेक करते हैं? दो मॉलिक्यूल अगर लोग यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल कंपाउंड, उनके अंदर इंटरेक्शन कौन सा वाला है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, H बॉन्डिंग है क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है क्या, डाइपोल डाइपोल है क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे कि बताओ डाइपोल में ज्यादा किसका आता है, सिस का, तो क्योंकि डाइपोल में ज्यादा आ गया तो एक सिस फॉर्म और दूसरी सिस मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। वैन डर वाल की लिस्ट में डाइपोल डाइपोल पहले नंबर पे आता है, मतलब बेस्ट जो है वैन डर वाल में जो बेस्ट है वो है डाइपोल डाइपोल। कहां पर होने वाला है वो, सिस में होने वाला है। लेकिन ट्रांस के अंदर, ट्रांस में तो म्यू 0 आ रहा था, ये वाले में तो और जनरली 0 तो नहीं आता पर कम आता है, सब में कम ही रहता है ट्रांस के अंदर, ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती है। तो इनमें तो डाइपोल डाइपोल लग ही नहीं पाएगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या हो गया, वीक, वीक हो गया तो बहुत इजीली बॉयल हो जाएंगे वो। क्यों हो जाएंगे बॉयल, जैसे वो बचपन में करते हैं 10th 9th क्लास में क्वेश्चन आता है, सॉलिड स्टेट ड्रॉ करके दिखा दो, लिक्विड स्टेट ड्रॉ करके दिखा दो, गैसियस स्टेट ड्रॉ करके दिखा दो। कैसे ड्रॉ करते हो तुम उसमें, गैस कैसे करोगे, ऐसे बहुत दूर दूर बनाओगे ना, लिक्विड कैसे करते हो, थोड़े पास पास से दिखा दोगे, सॉलिड कैसे करते हो, एकदम ही टच होते हुए एटम दिखाते हो कैसे। तो दूर करना है मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बढ़ाना है ना, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये जो इंटरेक्शन है आपस में जो लग रहे हैं इनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर तो इसमें तो डाइपोल डाइपोल लगने वाला है, ये कौन सा वाला है, सिस, सिस में क्या लगने वाला है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वैन डर वाल में स्ट्रांग होते हैं। वैन डर वाल खुद तो वीक होता है, उस वीकेस्ट में 3 कैटेगरी होती है, डाइपोल डाइपोल उनमें अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तो इंटरेक्शन वीक करने मतलब तोड़ने पड़ेंगे आपको, तोड़ने के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ेगा। किनका, सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा कंपेयर टू ट्रांस। समझ गए ना, ये लिख देंगे, नोट बना के नीचे लिख दो उसमें, ड्यू टू high dipole moment the boiling point of cis is more than trans. नीचे लिख देना, high dipole moment leads to
stronger interaction between molecules, so higher temperature is needed to break these interactions. ठीक है, नेक्स्ट लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज समझ लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। क्या मतलब? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे। ये कैसी है पैकिंग एफिशिएंसी? सिंपल सा मीनिंग है इसका, कम स्पेस के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्लेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा अगर आ गए, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा। लिमिटेड वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स प्लेस कर पाओगे, पैकिंग एफिशिएंसी कम। सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। जो सिस होता है उसके अंदर ऐसा अगर आपने बना दिया, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक और जब आप रखोगे सिस, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, खतरनाक रिपल्शन लगेगा। इनका आपस में भी लगता ही है, इतनी और कर दोगे और लगेगा, फिर इतने कम डिस्टेंस के अंदर इतने सारे C3 आ रहे होंगे, खतरनाक रिपल्शन लगने वाला है, जिसकी वजह से आप ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं रख पाओगे कम स्पेस के अंदर। आपको ये डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ जाएगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ट्रांस में लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांस की शेप जो है इस तरह का है, एक और रखना ऊपर, ऐसे रख दिया मैंने। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ लगेगा नहीं रिपल्शन, यहाँ पर भी लग रहा होगा, यहाँ पर भी लग रहा होगा, लेकिन जो रिपल्शन यहाँ लग रहा होगा इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत कम है। क्यों? चलो ठीक है, ये तो यहाँ पर भी है, पर इनका जो था आपस में वो तो नहीं लग रहा ना यहाँ, इधर तो एच है ना, एच तो बहुत कम होता है रिपल्शन। समझिए? क्लियर है? तो बताओ ये वाले मॉलिक्यूल काफी क्लोज आ जाएंगे क्या? थोड़े से, उससे तो ज्यादा ही क्लोज आएगा ना। मतलब कम वॉल्यूम के अंदर हम ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्लेस कर सकते हैं। किसके अंदर? ट्रांस के अंदर। तो क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई क्या? पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा है किसका? ट्रांस का ज्यादा आता है। समझ गए? इसको बना देंगे और नीचे लिख देना इसमें। due to greater steric repulsions, in cis, its packing efficiency is lower compared to
melting point of trans is more than cis. Melting point of trans is more than cis. ताकि हम नीचे लिख देंगे क्या चीज़ है, नीचे लिख देना ताकि हम विशेष लिख देंगे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन अगर चाहिए तो ये होता है ये एक्चुअली ये होता है मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम कितना आ रहा है डिवाइड बाय जो भी वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हो टोटल वॉल्यूम इनटू 100 मतलब एक गिवन वॉल्यूम में ज्यादा नंबर अगर आ रहा है मॉलिक्यूल्स का ठीक है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जीआई में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट करा दी मैंने यानी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या इनकी डिफरेंट आ गई ठीक है केमिकल भी डिफरेंट ही होती है ऐसे नहीं नोट आ जाना बस एक जीआई हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जीआई हैव डिफरेंट physical and chemical properties इतना ही बस जीआई खत्म हो गया नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म फास्ट बहुत करा देता है चैप्टर का नाम क्या है क्या पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेफिनेशन क्या होती है स्टीरियो आइसोमर्स की कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट क्या चीज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन स्पेस ये तो जनरल डेफिनेशन है हर जगह लगा दोगे कन्फर्मेशन भी यही में भी ओआई में भी यही होता है लेकिन स्पेशल क्या चीज स्पेशल ये है इसके अंदर एक चीज हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकली एक्टिव क्या चीज होती है ये लिखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम क्या क्या चीजें हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम डिफरेंट अरेंजमेंट तो नहीं वो तो होता ही है लेकिन स्पेशल क्या चीज लिखनी है आपको डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी ये चीज डिफरेंट है ये क्या चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी समझेंगे देखो इससे ये जो लाइट निकल रही है यहां से कौन सी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन कौन से दो पार्ट होते हैं एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं सब जानते ही हैं मान लो एक फोटोन ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे ये फोटोन एक जा रहा है ऐसे तो एक तो क्या होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक होगी 3D में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ऐसे होती है यूं हमेशा ये वाला डायरेक्शन ये वाला प्लेन ऐसा होता है ऐसा नहीं होता सारे होते हैं ये वाला भी आएगा हल्का सा टिल्ट होके ऐसा वाला भी आएगा हल्का सा टिल्ट होके थोड़ा ऐसा वाला भी आएगा सारे होते हैं सारे थोड़ा और अच्छा समझे अगर इसको
इस तरह का है। ये तो सब जानते ही हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल वेव और ये मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। पर यहाँ पे तो हमने एक पेयर ड्रॉ कर रखा है। ये वाला अगर इलेक्ट्रिक वेव मानते हो तो ये वाली क्या है, मैग्नेटिक वेव। ये तो एक पेयर हो गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो क्या एक ही पेयर होता है क्या? नहीं, मल्टीपल होते हैं ऐसे। और आप इस तरह सोच सकते हो, अगर फोटोन ऐसे मूव करेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड ये वाली मिलेगी, ऐसे वाली। आपको ये टिल्ट हुई भी मिलेगी, इस डायरेक्शन में भी मिलेगी, सब डायरेक्शन मिलती है। इसमें जो एरो कर रखे हैं ठीक है, पर सारे होते हैं, सारे होते हैं, हमेशा होते हैं। ये तो होगी नॉर्मल लाइट, नॉर्मल जो सनलाइट है, ये जो लाइट निकल रही है, सब ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइट है इसको हम पास करेंगे थ्रू अ, इसको बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। ये क्या चीज होती है, ये होता है निकोल प्रिज्म। एक सब्सटेंस होता है, इसके ना सनग्लासेस भी आते हैं, किसी ने अगर सुना हो पोलराइज वाले सनग्लासेस, उससे सनशाइन जो है कम हो जाती है, वो चुभता कम है, सनशाइन कम हो जाती है, वही वाली चीज है, सेम टू सेम। उस मटेरियल से जब पास होगी लाइट तो आपने सारे ब्लॉक कर दिए हैं, बस एक डायरेक्शन छोड़ के। बस आपने बस कौन सी डायरेक्शन ले रखी है, ये वाली बस। बाकी जो डायरेक्शन थी ना, ये वाली एंगल वाली डायरेक्शन जो थी वो ब्लॉक कर दी, वो ब्लॉक हो चुकी है सारी। अब बस इस तरह से एक वेव आ रही होगी, बस कोई ऐसे दिखा दी बस। बाकी जो एंगल वाली थी, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, सारी ब्लॉक खत्म। उस मटेरियल से पास होने के बाद अब लाइट ऐसे दिखेगी आपको। इस लाइट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये स्पेशल लाइट है, ये नॉर्मल लाइट ये नहीं है। इस लाइट को हम पास करेंगे थ्रू अ सॉल्यूशन। एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी बात कर रहे हैं। उस सॉल्यूशन से जब पास करते हैं फोटॉन्स, जब ये वाला पास करेगी लाइट, तो जो डायरेक्शन आपको अभी दिख रही है अब वो टिल्ट हो जाएगा। उस सॉल्यूशन के पास होने से ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी लाइट, इस तरह की। हो सकता है वो क्लॉकवाइज टिल्ट आए थीटा, हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आए कुछ थीटा। अगर थीटा डिफरेंट आ गया, अलग अलग सॉल्यूशन बना रखे हैं, तो हम बोलेंगे डिफरेंट आ रही है ऑप्टिकल एक्टिविटी उन दोनों कंपाउंड्स की। एक है क्लॉकवाइज रोटेशन वाली, एक आ रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाली। अब यहाँ पे डाउट आना चाहिए कि सर हो सकता है ना ये एंगल इतना ज्यादा आ रहा हो कि वो ऐसे हो जाएगा, तो फिर सर आप क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो सिंपल सा सोल्यूशन है उसका, हम लैब में ही ट्यूब हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके डाल दो, डाइल्यूट कर दो उसको। और अगर डाइल्यूट करने से वो एंगल, ये जो एंगल आ रहा था इतना ज़्यादा आपको सोच रहे थे, वो अगर वो यहाँ पहुँच गया तो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली है वो, है ना। मतलब पहले जो था, पहले एंगल आपने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट करा तो ऐसा आ गया, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। आपको समझना है कि ये वाला एंगल लेना है कि ये वाला एंगल लेना है, अल्फा या थीटा, इसमें डिसाइड करना है अल्फा या थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन लोगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट कर देना उसको। अब मान लो ये ऐसा हो गया, डाइल्यूट करने के बाद ये ऐसा कुछ आ रहा है थीटा 2, यानी कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। ऐसा पता कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन कम करने से एंगल वो कम हो जाना चाहिए मेरा। ये तो होगी टेक्निक, कैसे पता करेंगे क्या होगा। ये चीज आपको ड्रॉ करनी है, सिंपल ड्रॉ कर लेना है तो डिटेल में ठीक है ड्रॉ कर सकते हो। देखो क्या हो रहा है, समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रखी मैंने, ये है नॉर्मल लाइट,
नॉर्मल जो ये वाली लाइट है वही वाली लाइट है, ये हमने पोलराइजर से फिर इसको पास करा। अब कौन सी लाइट निकल रही है? सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन जो होते हैं EF के, ये कौन सी लाइट है? क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में अगर लिखना चाहें PPL बोलते हैं इसको। जब ग्लास ट्यूब से इसको पास करोगे तो ये देखो ये चेंज होना शुरू हो रहा है एंगल, और यहाँ आते आते काफी चेंज हो गया। फिर हम एक एनालाइजर होता है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू चेक कर रहे हैं कि क्या एंगल आ रहा है, ये एंगल क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है, अब बताएंगे एंगल कितना आ रहा है, क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है। ये पूरा सेटअप रहता है। चाहो तो बना सकता हूँ, नहीं तो मॉड्यूल में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसके कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। पता होना चाहिए आपकी एक्टिविटी क्या है। एक बार और समझ ले, देखो क्या हो रहा है। ये शुरू में अगर आप देखो, आप कुछ भी सॉल्यूशन यूज नहीं करोगे अगर, तो ये लाइट जो है आपको एज इट इज आपको दिख जाएंगे, कुछ एंगल भी नहीं आया है इसमें, थीटा भी नहीं आया, एज इट इज आ गए। ठीक है, अब जैसे आपने ट्यूब लगाई यहाँ पे, ट्यूब लगाने के बाद जो पहले ये वाली लाइन आ रही थी, अब वो हल्की से टिल्ट हो गई है, ऐसा आ गया है वो। ठीक है, ये आप चेक कर लोगे कितना एंगल आ रहा है, जो भी आ रहा है 40 -40 +40 जो भी। इस तरह से आप चेक करते हो डिफरेंट आ रही है ऑप्टिकल एक्टिविटी या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर सकते हो, या मॉड्यूल में दे रखा है वो सिंपल वाला ड्रॉ कर लेना, इतना डिटेल नहीं जरूरत है। ये चीज ड्रॉ कर सकते हो, इतना सा पार्ट करो जल्दी। ये डॉट, ये वाली जो है, ये डॉट, दादा रुको आप यार। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। फोटोन जो ऐसे मूव कर रहा है उसमें एक वाइब्रेशन ये वाला है, एक वाइब्रेशन थोड़ा सा एंगल वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे सारे। जितना दिख रहा है ये वाला पार्ट, छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। करो फटाफट, नहीं तो ये बना दो जो मॉड्यूल में दे रखा है, बना दो, अंडरस्टैंडिंग सही रहती है कि क्या हो क्या रहेगा। नंबर 70 पे भी दे रखा है सिंपल, अगर आपको लिखना हो तो थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो ये ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये स्पेरिक क्या होता है इसका, स्टेरिक फार्मूला, स्पेरिक ऐसे, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तुक्का लगा रहा हूँ।
steric formula. नहीं आएगा बोर्ड्स में नहीं। और तो कुछ नहीं लिखा था ना। सब्जेक्ट है भाई, लगा दी? 18 सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल होता है हमारे सीबीएसई से पेंटिंग रहती है। अच्छी होगा। हेलो पैराग्राफ नॉट इम्पोर्टेंट, सेटअप बना दो उसका क्या हो रहा है। ये लाइट आ रही है, पोलराइजर है, ये सिंगल डायरेक्शन सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन चल रहा है, ये एंगल चेंज होते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं। ये सब चेक करेंगे ना, बिल्कुल का चीज़ होगा क्यों इंस्ट्रूमेंट। पोलराइजर लेजर आपने किस तो इसमें रखे हैं, उसमें डिपेंडेंसी है, लॉक ही हो गया वो। ये चीज़ देखिए बना देंगे, ये सेटअप पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन कैसा आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं कि कंपाउंड आपको दिया जाएगा, कुछ भी रैंडम ड्रॉ कर देंगे, वो पूछेंगे ऑप्टिकली एक्टिव ये है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या चीज है, लिखो लिखो नीचे इसमें। All those compounds, optically active के लिए बता रहा हूँ क्या है। All those compounds in which, all those compounds in which we observe angle of rotation
angle of rotation of plane polarized light and angle of rotation of plane polarized light on passing through its solution is called an optically active compound. Is called an optically active compound. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने पास करी थ्रू दी सॉल्यूशन और रोटेशन आपको मिल गया तो कंपाउंड क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव है वो। क्वेश्चन ऐसा है ना, सीधे कंपाउंड बना के दे देंगे वो, कोई भी अजीब सा पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो कैसे करना होगा सॉल्व, या क्या करना होता है, क्या से करेंगे? एक तरीका तो ये है कि वो कंपाउंड लैब में बनाओ और लैब में टेस्ट कर लो आ रहा है क्या एंगल ऑफ रोटेशन। कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? तो एग्जाम कौन देगा? नहीं। तो कोई टेक्निक चाहिए होगी हमको यहाँ पे जिससे आप without going to lab you can determine whether the compound is optically active or not. ठीक है? और टेक्निक क्या है? सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो हमेशा वैलिड होता है वो लिख देंगे। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे लिख देना इसमें। For a compound to become optically active, it must not have first है plane of symmetry, second है center of symmetry, third है alternate axis of symmetry, शॉर्ट लिखते हैं इसको POS COS AAOS। plane of symmetry, center of symmetry, alternate axis of symmetry, इनमें से एक भी नहीं होना चाहिए। नीचे लिखना if a compound has next मतलब इसी को नीचे लिखना है। if a compound has any of these symmetry, it will be optically inactive. It will be optically inactive. समझ गए क्या जी? ये पढ़ेंगे एक भी करके क्या है ये। इनमें से अगर एक भी मिल गया अगर क्या बोलोगे? इनएक्टिव है। तीनों होने चाहिए, तीनों अगर है तो भी इनएक्टिव है, दो अगर हो गए तो भी इनएक्टिव है, एक भी अगर हो गया तो भी क्या है? इनएक्टिव है। तीनों ही नहीं है तो ही एक्टिव है। आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर तीनों ही नहीं है तो ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा पक्का से, कुछ लैब में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक भी नहीं होना चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो। अभी टर्म्स क्या है, क्या होता है इसमें, देखो समझेंगे। फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट तो ये लिख दो, पीओएस लिखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट सिंपल सही है, इसमें भी इमेजिन करना पड़ेगा आपको। लिख दो क्या चीज होती है, an imaginary plane, an imaginary plane which can cut an imaginary plane which can cut the molecule into two equal halves, into two equal halves which are mirror images of each other, which are mirror images of each other। क्या मतलब, अभी देखो ज्योमेट्री पढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी हम 3D बात नहीं कर रहे, एकदम सिंपल बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल शेप। मेरे पास है ट्राइंगल जैसी शेप है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया मैंने, बताओ इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है जिसकी वजह से मैं उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होने चाहिए। कैसे, देखो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, मिरर इमेज एक दूसरे के। ऐसा और नहीं है, इसके अंदर और कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे टोटल, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और क्या है, ये वाला, और एक ऐसा हो जाएगा, ये समझ गए क्या, कितने आ गए, 3 आएंगे इसमें। सिमेट्रिकल है ये शेप, जो है सिमेट्रिकल है, ठीक है। 3 आ जाएंगे इसमें पीओएस। एक ये है, एक ऐसे, ट्राइंगल वाला एग्जांपल लिया। चलो नेक्स्ट बताओ, स्क्वायर है क्या इसमें, कितने 4। देखो एक ये है, एक ये है, एक ऐसे डायगोनल से कर दो, एक ऐसे कर दो, और क्या करें,